हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्र। और आज हम लोग इस पूरी ड्यूरेशन में, इस पूरे पीरियड में चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक देखने जा रहे हैं। और यह जो चैप्टर है वो दो भाग में, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 1 एवनिंग ग्रीन के बारे में जानेंगे। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानना जरूरी है। शॉर्ट में बोला जाए तो इस चैप्टर का जो थीम है, तो इस चैप्टर में हम लोग एक ऐसे लड़की की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है एवलिन ग्रीन। और वह दूसरों बच्चे की तरह जन्म तो ली, लेकिन उनमें एक जो बोला जाता है शारीरिक अक्षमता, यानी सुनने में वो बधिर थी, यानी जिसको हम लोग बहरा भी बोलते हैं, वो डीफ थी। और यह बात उनको, उनके पेरेंट्स को 8 से 9 सालों की जब वो लड़की हुई को पता चला। मतलब जब वो 8 से 9 साल की हुई तो उसके पेरेंट्स को पता चला कि भाई एवलिन को तो ये समस्या है, उसे सुनने में प्रॉब्लम है। तो इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि कैसे यह समस्या होने के बावजूद, शारीरिक अक्षमता से होने के बावजूद, कैसे एवलिन ने हार नहीं माना, अपने सपने को सच कर दिखाया और दूसरे उन लोगों से जो काफ़ी बेहतर होते हैं, शरीर से कोई बीमारी नहीं होती, फिर भी उनसे बेहतर ये करती है जो कि ये ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ये चैप्टर देख रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब इसका पहला लाइन देखने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform। अब जॉसल मीन्स होता है धक्का मुक्की करना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में जो सीन आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो भूमिगत रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्राउड्स यानी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और सभी लोग अपनी अपनी स्थिति को पाने के लिए, अपने अपने जगह पे जाने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी अपनी स्थिति पाने से इसका क्या मतलब है? मतलब जो प्लेटफॉर्म पे जो लोग होते हैं, हो सकता है कोई ट्रेन आई, लोग को कहीं जाना है तो कोई इसमें बैठने वाले हैं, कोई उतरने वाले हैं, और कोई भीड़ भाड़ से जगह से बच के अलग जगह निकलने जाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब सभी लोग धक्का मुक्की करके अपनी अपनी स्थिति को पाने में लगे हुए थे। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। और उसी समय एक स्लाइट गर्ल, कहने का मतलब छोटी सी लड़की, जो छोटी सी लग रही, मतलब छोटी, यहाँ पे एक ध्यान देना है। स्लाइट गर्ल मतलब छोटी लड़की, लुकिंग यंगर मतलब छोटी लग रही थी, देन हर 17 ईयर्स मतलब वह छोटी लड़की जो वास्तव में 17 साल की थी, लेकिन उस उम्र से वो छोटी लग रही थी। वॉज नर्वस, वो थोड़ी नर्वस थी। येट एक्साइटेड एज सी फील्ड द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, और वह एक्साइटेड भी थी। क्यों? क्योंकि अभी वो ट्रेन के वाइब्रेशंस, मतलब जब ट्रेन आता है तो कंपन होता ही है, ये लड़की उसके वाइब्रेशंस को फील कर रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। और यह उसका पहला दिन था। कहाँ? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में ये उसका पहला दिन था। और किसी भी टीनेजर के लिए जो कि स्कॉटिश फार्म, कहने का मतलब स्कॉटलैंड, एक छोटे से भूभाग से आ रही है, उसके लिए ये स्थिति काफ़ी भयावह थी, मतलब डराने वाली थी। काफ़ी साधारण सी बात है। हम लोग भी जैसे मान लीजिए छोटे से गांव में रहते हैं, यदि हम लोग ने अच्छे मेहनत करके कोई बड़े जगह पे अपना एडमिशन कराया, बड़े कॉलेज में, तो पहला दिन थोड़ा फ्रस्ट्रेशन जैसा लगा कि मैं भाई छोटे गांव से आया हूँ, पता नहीं यहाँ के लड़के लड़कियाँ मतलब कैसे होंगे, उनका सोच कैसा होगा, कपड़े कैसे पहनते होंगे, कैसे बात करते होंगे। तो यही वजह से बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। लेकिन इस लड़की को, यानी जिसके विषय में भी कहा जा रहा है एस्पायरिंग म्यूजिशियन, मतलब वो एस्पायरिंग कहने का मतलब होता है आकांक्षी, मतलब जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाह रहा है, और वो म्यूज़िक को चाह रही थी। एस्पायरिंग म्यूजिशियन, उसे तो अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्यों? शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि वो पूरी तरीके से बहरी थी। ठीक है। एवलिन ग्लेन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, और एवलिन ग्लेनी का जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे गई। ठीक है। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। मतलब her mothers, उसकी माँ को याद है, या उसकी माँ ने नोटिस किया कि जब वो 8 साल की थी, एवलिन जब 8 साल की थी, तो एक बार पियानो बजाने के लिए उसे बुलाया गया। They called her name, मतलब उनकी माँ ने उनको बुलाया उनके नाम से। And she didn't move, लेकिन एवलिन जो थी अपनी जगह से हिली भी नहीं। मतलब I suddenly realized she hadn't heard, says
आइसाबेल ग्लेनी, मतलब उनकी माँ ने कहा कि मुझे अचानक से ये रियलाइज़ हो गया कि वो सुन नहीं पा रही है, मतलब उसके वो सुन नहीं सकती है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब ये बात तो एवलिन को भी समझ में आ गया था। तो कुछ समय तक, अब भाई देखो, जैसे कि किसी में भी कोई यदि बुराई वगैरह या फिर कुछ बुराई नहीं, अगर कोई प्रकार का कमज़ोरी भी आ जाए तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम दोस्त से और टीचर से सोचते हैं कि भाई उसको पता नहीं चले, कैसा फील होगा, मुझे शर्मिंदगी महसूस होगा। तो ग्लेनी ने भी क्या काम किया, शुरू में ये सभी चीज़, मतलब जो वो सुन नहीं सकती थी, अपने दोस्त से, टीचर से छिपाने की कोशिश की। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 her marks had deteriorated and her head mistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। मतलब अब धीरे धीरे करके बोला जा रहा है कि एक समय ऐसा आया कि यह बात सभी के सामने पता भी चल गया, और सबसे पहले स्कूल में पता चला। कब? जब उसका मार्क्स डिटोरिएटेड, मतलब अब सिंपल बात है, सुनाई नहीं देगा तो पढ़ाई में तो अच्छा से परफॉर्मेंस होगा ही नहीं, उसका मार्क्स कम आते जा रहा था। तो उसकी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस जो थी वो उसके पेरेंट्स को बोली कि इसे स्पेशलिस्ट, मतलब इसके जो स्पेशलिस्ट होने चाहिए, इसे जो समस्या है इसे वहाँ ले जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। अब जब स्पेशलिस्ट के पास इसे ले जाया गया एवलिन को, तब जाके डिस्कवर्ड, यानी पता लगा कि इसके जो सुनने की क्षमता है वो बुरी तरह से प्रभावित है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो गया है? तो उसका एक नर्व कहने का मतलब कोई जो नस होता है वो डैमेज हो गया या दब गया है। ठीक है, दे वर एडवाइज दैट शी वुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ। अब इनके पेरेंट्स को ये एडवाइस, ये सलाह दिया गया कि एवलिन को जो डीफ बच्चे का जो स्कूल होता है वहाँ पे भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। अब कोई भी बच्चा जब ये बात सुनेगा तो उसे कैसा लगेगा कि उसके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई है, बहुत बुरा लगेगा। तो एवलिन के सामने सडनली लुक ब्लैक, सब कुछ बिल्कुल अंधेरा सा दिखने लगा। थर्ड है, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो सिचुएशन थी उससे हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लेड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने दृढ़ संकल्प किया कि उसे नॉर्मल लाइफ, मतलब अपना जो लाइफ जीना है वो उसे वैसे ही जीना है, किसी भी समस्या से उसे बदलना नहीं है, और उसकी जो रुचि, इंटरेस्ट जो म्यूजिक में थी उसे भी आगे बढ़ाना है। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन जब वो सुनी कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि वो सुन नहीं सकती थी, तो कैसे भाई उसको समझ में आ गया? कहने का मतलब कहीं भी कोई म्यूजिक या फिर जो बजाया जाता है तो एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है, तो ये उसे फील कर ली। ठीक है, तो इसे अच्छा लगा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, तो ये सोची कि भाई अब मैं भी बजाऊंगी, लेकिन अधिकांशतः जो टीचर थे उन्होंने इसको कहा कि भाई तुम नहीं कर सकती हो, तुम तो सुन नहीं सकती, या इस तरह के बात तुमसे नहीं हो पाएगा। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन एक परक्यूशनिस्ट, एक वर्ड आ रहा है, मतलब जो तबला बजाने वाले लोग होते हैं, उनका नाम रॉन फॉब्स था। यानी रॉन फॉब्स ने इसकी क्षमता को पहचान लिया। ठीक है, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब देखा जाए तो रॉन फॉब्स वो समझ गए थे, इसलिए उन्होंने इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी, और उन्होंने इसके लिए पहले 2 बड़े बड़े ड्रम लाए, और दोनों ड्रम डिफरेंट नोट्स लिखे हुए थे। ठीक है, मतलब अलग प्रकार के थे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। और वो जो रॉन फॉब्स थे उन्होंने एवलिन को कहा कि अपने कानों की मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट, इसे महसूस करने की कोशिश करो, सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से। ठीक है, says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अब यहाँ पे एवलिन बता रहे हैं कि अब देखो, रेगुलर कोई चीज़ का प्रैक्टिस किया जाएगा तो अच्छा बेहतर होने ही लगेगा। तो यहाँ पे एवलिन बताई कि जो हायर ड्रम्स था, जिसपे और 2 ड्रम्स अभी बताया गया था, एक हायर ड्रम्स था, एक थोड़ा लोअर ड्रम्स था। तो हायर ड्रम को जब बजाया जाता तो वो उसके सेंसेशन को, उसके वाइब्रेशंस को कमर के ऊपर तक फील कर पा रही थी, और जो लोअर ड्रम था उसे कमर के नीचे तक फील कर पा रही थी। ठीक है, Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body.
अब उसको रियलाइज़ होने लगा, ठीक है। और फॉब्स ये इस एक्सरसाइज को बार बार करते रहे तो इवलिन को ये पता चलने लगा कि अब मैं इस म्यूज़िक को अपने शरीर के कई अलग अलग भागों से इसे फील कर सकती हूँ, ठीक है। हाँ, सुन तो नहीं पाती थी लेकिन वो फील कर पाती थी। देखा जाए तो ये एक प्रकार का गिफ्ट ही है जो गॉड से उसे मिला। सब लोग तो ऐसा फील नहीं कर पाते हैं, वो बधिर होने के बावजूद ये सब फील कर पाती थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. अब वो बताती है इवलिन कि अब मैंने सीख लिया था कि कैसे अपने दिमाग को और शरीर को इस लायक बनाना है ताकि वो उस आवाज़ को और वाइब्रेशन को अच्छे से सीख सके, समझ सके। द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और इवलिन को ये भी समझ में आ गया था कि अब मुझे बाकी का जो काम करना है यानी फ्यूचर जो बनाना है उसमें अब मुझे दो ही चीज़ का सहारा लेना पड़ सकता है, या दो ही चीज़ जो मेरा माध्यम बनेगा, क्या? तो डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, ठीक है, दृढ़ निश्चय और कठिन मेहनत। पॉइंट 4, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और इवलिन इस बिंदु से, मतलब इस घड़ी सब कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखी कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा आगे। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। अब देखो, उसके बाद उन्होंने पूरे यूनाइटेड किंगडम यूके का भ्रमण किया। अब किसके साथ? यूथ ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ, ठीक है। और उस समय वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और उसी समय से उसने, इवलिन ने डिसाइड कर लिया कि नहीं भैया, मुझे म्यूजिक में ही अपना फ्यूचर बनाना है तो बनाना है। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। अब देखो, काफ़ी सुंदर बात है। मतलब वो सोच ली कि मुझे म्यूज़िक में अब फ्यूचर बनाना है, तो इसके लिए उसने ऑडिशन दिया। कहाँ? तो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में। और वहाँ उसने जो मार्क्स गेन किए, कहने का मतलब इवलिन के जाने से पहले आज तक वहाँ जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट्स गए हुए थे, सभी में सबसे ज़्यादा स्कोर, मतलब आज तक इतना स्कोर कोई नहीं कर पाया जितना इवलिन कर पाई। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब देखो, धीरे धीरे हम कोई भी विभाग में काम करते हैं तो परफॉर्मेंस बेहतर होता है, तो उसी प्रकार से शुरू में तो ये ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका क्वालिटी, इवलिन अपने क्वालिटी को और ज़्यादा डेवलप किया और ज़्यादा उसमें निखार लाया। और अंत में वो सोलो परफॉर्मेंस यानी अकेला परफॉर्मेंस भी देने लगी, मतलब जिसमें वो अकेली होती थी, खुद अपने बल पे सब काम करती थी उस परफॉर्मेंस में। एट द एंड ऑफ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और लगभग 3 साल के इस कोर्स में इवलिन ने टॉप अवार्ड, मतलब कई सारे बड़े बड़े अवार्ड्स जीते। आई होप बच्चों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम 2 भाग में देखेंगे। ये आपका पार्ट 1 था और हम लोग इसी चैप्टर का पार्ट 2 अगले दिन देखेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।